ओके, हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं। 1 मिनट हो गया। ओके। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। हमने देखा रिएक्शन रिवर्स करने पर क्या होता है, ऐड करने पर क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है फॉर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंड देन हमने शुरू किया था विथ एंड हमने ये प्लस ये भी देखा था, सॉरी, कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इट डज नॉट चेंज with change in concentration or pressure. As long as the temperature does not change, the equilibrium constant will also not change. एकदम दिमाग में ये बात सेट रहनी चाहिए। सिर्फ टेम्परेचर चेंज होने से ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है। तो हमने एप्लीकेशन में पहला चीज शुरू किया था डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि हाउ डज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेल अस दैट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन। ओके, तो हमने लिखा था कि ये हमें पता चलता है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ क्यू। एक नया टर्मिनोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस किया, क्यू, एंड द क्यू इज कॉल्ड एज रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो भाई ये क्यू कैसे बताएगा कि हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? तो लिखिए कि Q it is defined in the same way as equilibrium constant, as equilibrium constant। मतलब क्या है इसका कि इट इज डिफाइंड इन द सेम वे एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन क्या, रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट डिफाइन करते हैं। तो Q इज ऑल्सो डिफाइंड इन द सेम वे, मतलब Q के लिए भी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो मन में क्वेश्चन ये आएगा, तो फिर क्या Q इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है? अगर हम Q को सेम वे से डिफाइन कर रहे हैं, सो इज Q एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? द आंसर इज नो, Q इज नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डिफरेंस क्या है? तो बेटा Q को भी आप वैसे ही लिखोगे, और मैं डिफरेंस बताता हूं क्या है। Q में भी जैसे आप प्रोडक्ट लिखते थे बाई रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो उसके पावर में जाएगा, वो सब लिखोगे। लेकिन डिफरेंस है कि क्या, कि यहां पर ऊपर जो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा उसके नीचे आप EQ लिखना, रिएक्टेंट के नीचे भी EQ। EQ का क्या मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन या रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम ले रहे हैं, दिस कॉन्सेंट्रेशन इज टेकन वेयर, कहां पर ये कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है? एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम। वेयर एज जो Q को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हैं, मतलब देखने में सेम जैसा ही लग रहा है, बट क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहीं पर भी हो सकता है। This concentration is at any point, बेसिकली मैं अदर देन इक्विलिब्रियम नहीं कहूंगा, ये कहीं पर भी हो सकता है। ये इक्विलिब्रियम पर हो सकता है, ये इक्विलिब्रियम पर नहीं भी हो सकता है। ये इक्विलिब्रियम पर हो सकता है या फिर ये इक्विलिब्रियम पर नहीं भी हो सकता है। ओके, बताता हूं कैसे, वो तो हम न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस, बिकॉज दोनों का डेफिनेशन एक ही है, तो बेस्ड ऑन दिस Q के 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। कि क्या, कि इफ Q इज लेस देन K, ठीक है, ऐसे लिखे मैं बताता हूं। इफ Q इज ग्रेटर देन K एंड इफ Q इज इक्वल टू K। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझने की जरूरत है, सिर्फ थोड़ा समझने की जरूरत है, आपको भी पता चल जाएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। देखो कैसे,
देखिए अगर Q का वैल्यू K से छोटा है ना, बात समझना, Q का वैल्यू K से छोटा है, मतलब आपने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन करके आपने वो रेशियो लिया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और आपको जो वैल्यू मिला Q, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, लेट्स से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 10 है, 10 है, और आपने कैलकुलेट किया तो उस पॉइंट पर आपको उसका वैल्यू 6 मिला। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि अब हमें पता है कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो अल्टीमेटली इवेंचुअली इक्विलिब्रियम पर जाके पहुंचेगा, और जब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी 10 ही होगा, उसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 हो जाएगा। अभी वो 6 है बट वो आगे चल के 10 होने वाला है। तो बताइए अगर मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू या जो रेशियो है, नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, 6 है, उसको 10 होना है। बात समझ में आ रही है ना कि K का वैल्यू 10 है मान लो, और अभी Q का वैल्यू जो है वो 6 है, तो ये 6 बढ़ के ही तो 10 होगा ना। तो एक वैल्यू कब इंक्रीज करता है, और ध्यान रहिए हमेशा एक रेशियो है, इट इज समथिंग बाय समथिंग। अगर मुझे इस 6 को बढ़ा के 10 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या, या मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मतलब रिएक्शन क्या करेगा, किसको बढ़ाएगा, सो दैट 6 का वैल्यू बढ़कर 10 हो जाए। प्रोडक्ट प्रोडक्ट को बढ़ाएगा, एक्स को बढ़ाएगा, या फिर मैं कह सकता हूं रिएक्टेंट को घटाएगा। प्रोडक्ट को बढ़ाकर वो अपना वैल्यू बढ़ा सकता है, या रिएक्टेंट को घटाकर भी वैल्यू बढ़ा सकता है। तो देखिए दोनों ही चीजें किस चीज को फेवर कर रही है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड जाएगा। So that means when Q is less than K, then the reaction proceeds in forward direction. Similarly, if Q is greater than K, अब आप मान लो Q का वैल्यू 16 अगर होता है ना, 6 के जगह मैं अगर इसका वैल्यू 16 कर दूं, आपने एक पॉइंट पर मेजर किया और Q का वैल्यू आ गया 16, तो 16 इज ग्रेटर देन 10। लेकिन फिर से वही बात, आपका ये चेंज नहीं होने वाला है, ये 10 ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता है, ये चेंज होगा। तो 16 बनेगा 10, मतलब अब आपको वैल्यू घटाना है, अब आपको फ्रैक्शन को छोटा करना है, डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करने के लिए क्या कर सकता हूं, क्या मैं न्यूमरेटर को छोटा कर सकता हूं, या फिर डिनोमिनेटर को बढ़ा सकता हूं। अरे एक फ्रैक्शन को कैसे बढ़ाया जाता है घटाया जाता है, वही बेसिक है, इसमें कोई मतलब कोई बड़ा कुछ ये नहीं है। एक फ्रैक्शन को बड़ा या छोटा कैसे किया जाता है, उसमें और कोई बात नहीं है। तो अगर मेरा प्रोडक्ट कम हो रहा है या रिएक्टेंट बढ़ रहा है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, रिएक्टेंट बढ़ रहा है, the reaction is moving in backward direction. The reaction proceeds in backward direction. और अगर Q K के बराबर ही हो गया तो इसका मतलब क्या है कि आपका रिएक्शन ऑलरेडी कहां पर था, इक्विलिब्रियम, ऑलरेडी द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो यहां पर कहीं आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है, इसलिए Q का वैल्यू K के बराबर हो चुका है। तो उसके बाद तो और Q का वैल्यू चेंज नहीं होगा ना, K के बराबर हो गया, खत्म। तो दिस इज हाउ Q हेल्प्स अस in determining कि the reaction is going in which direction. Of course ये होगा जब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं हुआ है। अगर रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है तो उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचा है तो हम Q के वैल्यू से ये बता सकते हैं कि रिएक्शन किस तरफ जाएगी।
अच्छा, तो देखिए यहां से एक पुरानी चीज को अब हम रिलेट करेंगे। ये चीज मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी बताया था, तो आप देखिए नाउ हाउ दिस विल मेक सेंस हियर। थर्मोडायनेमिक्स में हमने एक रिलेशन पढ़ा था जहां पर ये क्यू टर्म आया था। अगर आपको याद हो, वो रिलेशन था, द थर्मोडायनेमिक रिलेशन वाज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। क्या ये रिलेशन याद आ रहा है? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस, देखो याद है प्लस क्या था? प्लस ई डेल्टा वी। क्या? ई डेल्टा वी। क्या? आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी इक्वल्स टू, बुक देख के आंसर मत बोलो, देख के आंसर मत बोलो, फंस जाओगे। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। दिस वॉज द थर्मोडाइनमिक रिलेशन। देखो अब क्यों याद दिला रहा हूं, यहां पर भी ये क्यू था ना, एल एन क्यू, ये क्यू वही है रिएक्शन कोशेंट। दिस क्यू इज द रिएक्शन कोशेंट, और इसी क्यू के वैल्यू से पता चलता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। ये जो हमने एम्पेरिकली ये निकाला ना, वो एक्चुअली इस फॉर्मूला से आता है, लेकिन हम पहले दोनों कंडीशन पर इसको नहीं लगाएंगे, पहले दोनों पर हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द थर्ड कंडीशन विद दिस इक्वेशन, और क्वेश्चन भी आता है यहां से। कैसे? तो बेटा देखो, एट इक्विलिब्रियम हमने अभी अभी क्या सीखा? इक्विलिब्रियम पर कौन किसके बराबर होता है? इक्विलिब्रियम कौन किसके बराबर होता है? क्यू इज इक्वल टू क्यू के बराबर होता है। अच्छा, लेकिन हमने एक पुराना चीज पढ़ रखा था, किसी को याद है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में एक और चीज यहां पर जीरो हो जाती थी। कौन सा? इक्विलिब्रियम पर एक और चीज जीरो होता है। मैंने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में करवाया था। कौन जीरो हो जाता है इक्विलिब्रियम पर? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। एंट्रोपी। एंट्रोपी, लेकिन यहाँ पर तो कोई एंट्रोपी है नहीं, यहाँ पर तो एंट्रोपी है नहीं, तो फिर कौन जीरो? डेल्टा जी जीरो होता है, बिल्कुल डेल्टा जी जो है वो जीरो होता है। तो देखिए डेल्टा जी जीरो होगा, तो अगर डेल्टा जी जीरो हो जाएगा और क्यू के जगह अगर हम के लिखेंगे, तो बेटा बताओ क्या हम लिख सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्वल्स टू जीरो? देखो तो ऐसा लिख सकता हूं। डेल्टा जी के जगह जीरो लिखा ना, तो उस तरफ क्या बचा? डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी जीरो है, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं है, डेल्टा जी जीरो है, और आर टी एल एन के, तो डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होगा? What will be delta G naught then? It will be minus RT ln के, या बस अगर हम इसको log के फॉर्म में लिखें तो डेल्टा जी नॉट किसके बराबर हो जाएगा? -2.303 RT log। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। अरे एक्सेंड, ये बंद होने वाला है, एक्सेंड है ना, ये लिख लो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -2.303 RT लॉग के, बस मैंने ln को लॉग में कन्वर्ट किया है। एक सेकंड, ओके। अरे भैया, ठीक है, अच्छा ठीक है, लिखो उसका, ये हो गया।
तो अब एक कंडीशन लगाइए इसके ऊपर। ऐसे ठीक है, मैं बोल रहा हूं, लिखिए उसके साइड में लिखिए। अच्छा, अगर k का वैल्यू 1 हो जाए तो लिखो इफ k इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा? इफ k इज इक्वल्स टू 1 हो जाए तो क्या होगा, बताओ। k का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो log k का वैल्यू कितना हो जाएगा? इफ k इक्वल्स टू 1 तो log 1 का वैल्यू होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि बाकी सब उससे मल्टीप्लाइड है। तो डेल्टा जी नॉट भी क्या हो जाएगा? 0। इफ k इज ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा? तो log 1 के ऊपर जितने भी वैल्यूज होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। log 2 का वैल्यू 0.3, log 3 का वैल्यू 0.48, log 4 का वैल्यू 0.6 बताया था, तो सब पॉजिटिव होते हैं। तो अगर पॉजिटिव होगा तो 2.303 RT तो वैसे ही हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर log k भी पॉजिटिव है और 2.303 RT भी पॉजिटिव है तो हमारा डेल्टा जी नॉट क्या होगा? डेल्टा जी नॉट विल बी नेगेटिव क्योंकि सामने ये माइनस साइन है। एंड अगर k का वैल्यू लेस देन 1 हुआ तो log लेस देन वन मतलब क्या? log ऑफ हाफ, क्योंकि k का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर आप कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लेते हो और कॉन्सेंट्रेशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जैसे log ऑफ हाफ है तो log ऑफ हाफ होता है -0.3। तो log के नेगेटिव सामने एक और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो डेल्टा जी नॉट विल बिकम पॉजिटिव। तो हमने डेल्टा जी नॉट को k से भी रिलेट कर दिया। डेल्टा जी नॉट को हमने रिलेट किया है ना कि डेल्टा जी को। डेल्टा जी इज 0। ठीक है, तो यहां से आपको k का वैल्यू अगर दे दिया जाए तो यहां से आपको डेल्टा जी नॉट वो कैलकुलेट करने को कह सकता है। इफ द वैल्यू ऑफ k इज गिवन तो यहां से आपको डेल्टा जी नॉट वो कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है। जैसे एक छोटा सा होमवर्क देख के रख रहा हूं कि फाइंड डेल्टा जी नॉट फॉर ए reversible reaction having equilibrium constant 10 to the power -8. Having equilibrium constant 10 to the power -8 at कितना टेम्परेचर पर ये हो गया 19.1। एक सेकंड।
at 27 डिग्री रखो, at 27 डिग्री सेल्सियस। चलो at 27 डिग्री सेल्सियस। ये निकालकर मुझे बताइएगा। Find delta G naught for a reversible reaction having K equals to 10 to the power minus 8. क्लियर क्वेश्चन? अच्छा, तो अब हम चले जाते हैं टुवर्ड्स द, अच्छा एप्लीकेशन चल रहा था, टुवर्ड्स द सेकंड एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन था कि इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। सेकंड है कि प्रेडिक्ट्स या प्रेडिक्ट्स मतलब, सेकंड में सिंपली लिखिए extent of a reaction extent of a reaction, extent of a reaction का मतलब होता है डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, मतलब एक रिएक्शन कितना हुआ है। ऊपर वाले में हमें पता चला कि वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, इक्विलिब्रियम पर ऑलरेडी है, ये पता चलता है। बट फर्स्ट पॉइंट हमें ये नहीं बताता है कि रिएक्शन कितना हुआ है, 10% हुआ है, 50% हुआ है, 60% हुआ है, 80% हुआ है, कितना हुआ है, इसके बारे में हमें आइडिया नहीं देता है। तो उसके बारे में हमें पता चलता है फ्रॉम द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद मैं क्यू का भी एक क्वेश्चन करवाऊंगा, इसको करवाने के बाद एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैसे। तो यहां पर हमारे पास एक छोटा सा नंबर लाइन होता है फॉर रेफरेंस, वी हैव ए नंबर लाइन फॉर रेफरेंस। तो ये किसका नंबर लाइन है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नंबर लाइन है, के का नंबर लाइन है। तो के के वैल्यूज को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इधर है 10 टू द पावर 3 और इधर है 10 टू द पावर -3, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि के का वैल्यू ना तो 0 हो सकता, ऐसे लिख देता हूं, के कैन नॉट बी लेस देन और इक्वल टू 0, ना के का वैल्यू 0 हो सकता है, के 0 वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं है, 0 मतलब प्रोडक्ट ही नहीं बना है तो रिएक्शन ही नहीं स्टार्ट हुआ होगा, या नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, 10 टू द -3, 1 है 10 टू द पावर +3। तो 10 टू द पावर +3 का मतलब हो गया 1000 और -3 का मतलब 1/1000। दूसरी बात वो भी आपके दिमाग में कहीं निकल गया हो, के हमेशा होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, हमेशा, ये चेंज नहीं हो सकता। के इज ऑलवेज डिफाइंड इन दिस वे। तो अब वो कहता है कि अगर के का यही डेफिनेशन है और के का वैल्यू अगर 10 टू द पावर 3 या उससे ज्यादा है, मतलब इस रीजन में, if the value of k is in this region greater than 10 to the power 3, तो इसका मतलब क्या है ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3 का मतलब? तो इसका मतलब होगा अगर मैं 10 टू द पावर 3 लिख रहा हूं तो डिनोमिनेटर में 1 है, मतलब जब मैं कोई भी नंबर लिखता हूं, मैं लिखता हूं 5, 5 मींस 5/1, तो 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 मींस 10 टू द पावर 3/1। अब मैंने बाई 1 क्यों किया? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा एक रेशियो होता है। तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर ऊपर 10 टू द पावर 3 और नीचे 1 है, तो क्या अगर मैं इसको डेफिनेशन से कंपेयर करूं तो क्या इसका मीनिंग यही होगा कि प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज मच हाइयर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? भाई न्यूमरेटर में प्रोडक्ट है वो 10 टू द पावर 3 है, 1000 है,
और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट है, वहां पर 1 है, तो 1001, और मैं 1000 कह रहा हूं, 1000 से भी ज्यादा हो सकता है, 10⁵ हो सकता है, 10⁻10 हो सकता है। तो क्या इसका मतलब यही होगा कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से बहुत ज्यादा है? तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट से बहुत ज्यादा, ज्यादा नहीं सिर्फ बहुत ज्यादा होने का क्या मतलब है कि जो रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कंप्लीट हो चुका है, बट ऑलमोस्ट, मतलब रिएक्टेंट वहां पर वेरी वेरी नेग्लिजिबल है कंपेयर टू द प्रोडक्ट। तो दिस मीन्स कि द रिएक्शन almost goes to completion। या अगर ये भी ना समझ में आए तो एक दूसरा तरीका कि यहां पर प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टिव है, दैट इज मच मच लार्जर देन द रिएक्टेंट। ये है इसका मीनिंग। तो K का वैल्यू जब भी आपको बहुत हाई दिखाई दे तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि इसका मतलब ये रिएक्शन जो है ये खत्म होने के सिचुएशन पर आ चुका है। सिमिलरली अगर K का वैल्यू 10⁻³ से छोटा है, 10⁻⁵, 10⁻⁷, -15, अगर ऐसे बहुत छोटा हो गया तो क्या होगा? तो यहां पर रिएक्शन हार्डली स्टार्ट्स या स्टार्टेड, मतलब रिएक्शन मुश्किल से शुरू हुआ है क्योंकि वहां पर रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो यहां पर ठीक उसका उल्टा होगा कि रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज मच हाइयर देन द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। दिखा रहा हूं मैं, एग्जांपल दिखाऊंगा जहां पर इसका मीनिंग समझ में आएगा। अभी एग्जांपल आएगा तो वो हो गया ये वाला रीजन, 10⁻³ या उससे छोटा। तो अगर K का वैल्यू इस रीजन में रहे तो इसका क्या मतलब होगा? -3 से +3 के बीच में अगर रहे तो यहां पर आपका मतलब होता है कि द बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट in appreciable amount। appreciable amount मतलब ना तो कोई बहुत कम है ना तो कोई बहुत ज्यादा है। अब रिएक्टेंट भी अगर है तो प्रोडक्ट भी है, दोनों ही ठीक ठाक अमाउंट में। So let's see an example to understand what this means। अब देखो, आपको वो पूछेगा नहीं ये क्वेश्चन कि K 10⁻³ होने से क्या होता है या +3 से ज्यादा होने से क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मैं आपको 3 रिएक्शन दूंगा। पहला ये, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10⁻⁻20। दूसरा रिएक्शन नहीं, दूसरा रिएक्शन ये है
इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10⁻⁻15 और एक तीसरा रिएक्शन है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इतना। ऐसे आपको 3 रिएक्शन दे दिया जाएगा और आपको कहेगा कि कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। Compare the stability of oxides of nitrogen. तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो इस पॉइंट से पूछे जा सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कैसे डिक्टेट करता है किसी की स्टेबिलिटी। ठीक है, मैं कर देता हूं। कोई बता पाएगा तो बता सकता है, नहीं तो मैं कर दूंगा। कोई बताना चाहता है क्या? कोई नहीं बताना चाहता। अच्छा ठीक है, देखिए तो इसका मतलब क्या है। देखिए अब एक ऑक्साइड स्टेबल है या नहीं है ये हमें कैसे पता चलेगा। मैं एक जनरल रिएक्शन लिखता हूं। लेट्स से X + O2 गिव्स XO, ऐसा कोई एक ऑक्साइड है। अब ये ऑक्साइड स्टेबल है या नहीं है मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर ये ऑक्साइड रेडिली X और O2 तोड़कर दे देता है रेडिली, अगर ये जो सेकेंड रिएक्शन है ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस है कंपेयर टू द फर्स्ट रिएक्शन, दैट मींस दिस ऑक्साइड इज एन अनस्टेबल ऑक्साइड। मतलब अगर एक ऑक्साइड अनस्टेबल हुआ तो वो टूट के अपने मतलब जिन एलिमेंट से वो बना होगा उनको वो एक्सपोज कर देगा। लेकिन अगर एक ऑक्साइड स्टेबल होगा, इफ यू हैव अ स्टेबल ऑक्साइड, तो वो प्रोडक्ट कम देगा क्योंकि वो टूटेगा नहीं। This is the idea behind this question. If an oxide is stable, then the product formed will be less. The amount of product formed will be less. And if an oxide is unstable, then it will give more and more product of it. मतलब वो easily टूट के product दे देगा। ठीक है, तो चाहे तो आप नोट करके रख सकते हैं कि a stable oxide forms less product. A unstable oxide forms more product. तो इसका मतलब देखो ये भी वही पिछले क्लास से रिलेटेड है। इसका मतलब आपको इन सभी रिएक्शंस को रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करना पड़ेगा। तो बताइए इन सभी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? तो इन तीनों रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना कितना होगा? पहले का कितना होगा?
power 20. 10 to the power 20। हाँ, सेकंड का 10 is to power 15। अरे इनवर्स करोगे तो बस साइन चेंज हो जाएगा ये। अच्छा, आंसर भी आप बता पाओगे, नेक्स्ट चीज भी बता दे रहा हूं, ये हो गया, बस देखो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब याद रहे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अब आप देख लो, प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कहां बना है बताओ तो? के हमेशा होता है पी बाई आर, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो कहां पर प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बना है बताइए? सबसे सर ज्यादा फर्स्ट रिएक्शन में। फर्स्ट रिएक्शन में, क्योंकि उसका के का वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसके के का वैल्यू सबसे ज्यादा है। और सबसे कम कहां बना है? सेकेंड। तो मुझे बताइए, व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बताओ? तो सबसे स्टेबल ऑक्साइड कौन सा होगा? NO2 फॉलोड बाई N2O3 फॉलोड बाई NO। ये होगा इसका आंसर। जिसका प्रोडक्ट ज्यादा वो लेस स्टेबल ऑक्साइड, इसलिए तो वो टूट गया। और जिसका प्रोडक्ट कम, उसका कम टूटा है, तो वो ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड। तो ये एक तरह का क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है। एक और जो Q था, हाँ, जो हमारा Q था, Q जो हमने ऊपर देखा रिएक्शन क्वेश्चन, तो उसके ऊपर भी एक एग्जांपल करवा देता हूँ। कि जैसे देखिए, आपको ये रिएक्शन गिवन है, A इक्विलिब्रियम विथ B प्लस C। सिंपल ही है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। और इसके K का वैल्यू आपको दे दिया है 2 इंटू 10 टू दावर -3। 2 इंटू 10 टू दावर -3। और आपको उसने बताया है कि एट ए गिवन टाइम, तो देखो गिवन टाइम इक्विलिब्रियम नहीं बताया उसने, एट ए गिवन टाइम मतलब किसी एक टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज, ए का कितना रखेंगे? ए का आप रखो 4 इंटू 10 टू दावर -2 मोलर। 4 इंटू 10 टू दावर -2 मोलर। Concentration of B is 5 into 10 to the power minus 4 molar, and concentration of C is, एक सेकंड, हाँ ठीक, 0.2 मोलर। 0.2 मोलर, ठीक है। प्रेडिक्ट the direction of reaction predict the direction of reaction।
तो जैसे ही आप ये डायरेक्शन वर्ड देखोगे तो आपको पता चल जाना चाहिए आपको क्यू निकालना है। तो क्यू का एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या होगा? देखो बताया क्यू को वैसे ही डिफाइन किया जाता है जैसे के को, तो क्यू का भी एक्सप्रेशन क्या होगा, कोई बताए मुझे। हाँ, अरे क्यू का डेफिनेशन और के का डेफिनेशन एक ही जैसा होता है, तो क्यू का डेफिनेशन क्या होगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट में क्या प्रोडक्ट लिखूं ऊपर, क्या लिखूं, क्या बताओ? फाइव इंटू 10⁻⁻4 प्लस B into C, concentration of B into concentration of C upon concentration of A। तो B के जगह B का concentration रखेंगे क्योंकि ये इक्विलिब्रियम concentration नहीं है। C के जगह उसका अपना concentration रखेंगे और A के जगह उसका अपना concentration रखेंगे और सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है ये। हाँ क्या 2.5 इंटू, बिल्कुल इतना ही आएगा। तो अगर Q का वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻³ है और ऊपर देखिए आपको K का वैल्यू जो है ये बता दिया गया था, तो Q और K के बीच में क्या रिलेशन है? Q इज लेस देन K, ग्रेटर देन K और इक्वल टू K। Q इज Greater than 2.5 2 से छोटा है, कौन से दुनिया में रहते हैं क्या? Q इज ग्रेटर देन K, तो अगर Q ग्रेटर देन K है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड। So the reaction will proceed in backward direction. ऐसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो जैसे आप K का वैल्यू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव मास को मल्टीप्लाई करके फिर रिएक्टेंट से डिवाइड करके निकालते हो, Q को भी वैसे ही निकालना है। एंड देन एक बार Q का वैल्यू जब आपको मिल जाए तो आपको उसको K के वैल्यू से कंपेयर करना है। अगर Q लेस देन K है तो फॉरवर्ड जाएगा, Q अगर ग्रेटर देन K है तो बैकवर्ड जाएगा, और अगर Q K के बराबर ही आ गया इसका मतलब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम
So this is how Q tells us that the reaction is going in which direction. इस तरह से हमें पता चलता है। So we'll go to the last characteristic, last application or characteristic, last application of equilibrium constant। तो हमें इससे ये पता चल गया कि डायरेक्शन क्या होगा, हमें ये भी पता चल गया कि कितना रिएक्शन होगा, है ना। अगर K का वैल्यू वेरी हाई है तो रिएक्शन विल ऑलमोस्ट गो टू कंप्लीशन, अगर K का वैल्यू वेरी लो है तो रिएक्शन बेयरली स्टार्ट। तो ये सब हमें अब पता चल चुका है, ठीक है। तो लास्ट एप्लीकेशन इज की determination of concentration at equilibrium। Determination of concentration at equilibrium। कि देखो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ठीक है चलो ये भी पता चल गया, तो बोल रहा है कुछ, कोई कुछ बोल रहा है, किसी का माइक ऑन है। डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम पर है कितना, कि कितना रिएक्टेंट बचा है, कितना प्रोडक्ट बना है। देखो हमने ये कहा ऊपर कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो ऑलमोस्ट भी सही, लेकिन कितना कितना रिएक्टेंट बच गया या कितना प्रोडक्ट बना, इसको अब हम जानना चाहते हैं। तो दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो बेटा देखो अब आपका जो पूरा चैप्टर है ना वो एक्चुअली इसी पॉइंट के चारों तरफ खेलता रहेगा। इस पॉइंट से अब से जब तक आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड होगा आप हर जगह बेसिकली यही कर रहे होगे, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। बस वो अलग अलग रूप में आएगा, कभी वो पीएच हो जाएगा, कभी वो किसी आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, मतलब ऐसा ही चलता रहेगा, बट यही होगा। तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि इस पर हम बहुत क्वेश्चन करेंगे और यही हमारा मेन क्वेश्चन का सोर्स होता है इक्विलिब्रियम में, यही पॉइंट जो है। तो देखो एक एग्जांपल मैं लेता हूं, पहले मैं पूरा आपको करके दिखाता हूं फिर पूछूंगा। देखिए लेट्स से एक बहुत ही पॉपुलर सा रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन in equilibrium with ammonia। very popular reversible reaction है ये। all gases, सभी gases, और मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, सभी gases है। तो बेटा देखो बस शुरू में जानने के लिए, क्योंकि आपने कैसे भी पढ़ा हो तो सभी भूल जाते हैं, शुरू में समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए हम एक टेबल का यूज करते हैं। इसको कहा जाता है आइस टेबल, ICE। ये IC का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है इनिशियल, कि आपने इनिशियली कितना लिया था। अरे रिएक्शन को शुरू करने के लिए आपको कोई एक रिएक्टेंट चाहिए ना, आइदर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेकर रिएक्शन शुरू करो या आप एमोनिया को लेकर रिएक्शन शुरू करो, यू नीड सम रिएक्टेंट। तो आई स्टैंड्स फॉर दैट इनिशियल, इनिशियल रिएक्टेंट कितना है। C stands for change, C stands for change। चेंज मतलब किसका चेंज? देखिए रिएक्टेंट हमेशा टाइम के साथ डिक्रीज करते हैं। आपने रिएक्टेंट इसलिए लिया है
क्योंकि आप उससे प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। तो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, तभी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। एंड कन्वर्सली प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ इंक्रीज करता है। प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ इंक्रीज करता है, तभी आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो चेंज में रिएक्टेंट हमेशा घटता है और प्रोडक्ट हमेशा बनता है। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट से हमेशा चेंज में माइनस हो जाएगा और प्रोडक्ट में वही प्लस हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ चेंज। एंड E stands for what? E stands for equilibrium. कि इक्विलिब्रियम पर कितना बचा रहा, वही तो हम निकालना चाहते हैं ना, कि डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। कॉन्सेंट्रेशन या फिर ना प्रेशर, आप एरो डालकर एक प्रेशर भी लिख लो, प्रेशर भी लिख लो, सब कॉन्सेंट्रेशन में प्रेशर भी हो सकता है। कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पर कितना बचा वही तो जानना चाहते हैं कि नाइट्रोजन कितना बचा, हाइड्रोजन कितना बचा, एमोनिया कितना बना। तो इक्विलिब्रियम से आपको करना भी क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं, करना भी क्या है। तो बेटा रिएक्टेंट के लिए इक्विलिब्रियम विल बी I माइनस सी। I माइनस सी मतलब इनिशियली आपने कितना लिया था और उससे कितना घट गया, कम हो गया, माइनस। लेकिन वही प्रोडक्ट के लिए क्या होगा पता है? प्रोडक्ट के लिए होगा I प्लस सी। आप कहोगे कि सर इनिशियली तो प्रोडक्ट था ही नहीं, तो कोई बात नहीं, अगर इनिशियली प्रोडक्ट नहीं था तो आई के जगह 0 रखो। अगर इनिशियली कोई प्रोडक्ट नहीं था तो आई विल बी 0, तो जितना चेंज हुआ उसी को ऐड कर दो, वही आपका प्रोडक्ट होगा इक्विलिब्रियम पर। ओके, तो आई प्लस सी एंड आई माइनस सी, रिएक्टेंट के लिए माइनस, प्रोडक्ट के लिए प्लस। आई बात समझ में कैसे हो रहा है? Yes, sir. तो आप देखो, तो लेट से कि मैं इनिशियली नाइट्रोजन का A मोल ले जाऊंगा और हाइड्रोजन का मैं B मोल ले रहा हूं, और एमोनिया नहीं ले रहा हूं, एमोनिया 0। और जिस वेसल के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, जिस कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, उसका वॉल्यूम हम ले जाते हैं लेट से V। द वॉल्यूम इज इक्वल्स टू V। ठीक है, द वॉल्यूम इज इक्वल्स टू V। तो अब देखो कैसे हम चेंज को निकालेंगे। देखो मेन चीज है चेंज, ये तो इनिशियली ये सब तो गिवन होगा। चेंज कैसे निकाला जाता है? देखो, चेंज हमेशा एक्स के टर्म्स में लिखा जाता है। चेंज हमेशा एक्स के टर्म्स में लिखा जाता है। आपने इनिशियली कुछ भी लिया, चेंज हमेशा आप एक्स के टर्म्स में लिखोगे। ठीक है, क्योंकि हमें तो ये नहीं पता ना रिएक्टेंट कितना घटा है, वो तो हमें निकालना पड़ेगा कितना घटा है। तो हम चेंज को एक्स के टर्म्स में लिखते हैं, और एक्स के टर्म्स में कितना लिखेंगे पता है? आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा ना, आपने ऊपर बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एमोनिया, इन सबका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो जितना भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उतना टाइम्स एक्स, दैट विल बी द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है टाइम्स एक्स। तो नाइट्रोजन के लिए हम कितना लिखेंगे? नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट क्या है? 1 इंटू एक्स इज एक्स। वही मैं हाइड्रोजन के लिए क्या लिखूंगा? 3x. और वही मैं एमोनिया के लिए क्या लिखूंगा? 2x. दिस विल बी द चेंज। इस तरीके से चेंज को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बस
हमें इनिशियल पता चल गया, चेंज पता चल गया, हमारा काम हो चुका है। तो इक्विलिब्रियम पर नाइट्रोजन कितना बचा होगा बताओ? A minus X. हाइड्रोजन B minus 3A. एंड एमोनिया 2x। बट रिमेंबर ये सारे मोल्स थे, इतने मोल, इतने मोल और इतने मोल। ठीक है, अभी भी खत्म नहीं हुआ, एक और चीज है, आता हूं उसमें। देखो मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखते जाना। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम इसके थोड़ा सा जगह छोड़ना, थोड़ा सा हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं पहले। लेट्स राइट द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां पर आप देख रहे हो मैंने सी लिखा है, क्योंकि यहां पर मैंने मोल्स दिया है, वॉल्यूम है, तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में आएगा। तो पहले तो मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा। तो क्या ये हो जाएगा, एमोनिया का स्क्वायर अपॉन N2 इंटू H2 का क्यूब। देखो तो ये होगा या नहीं? Yes, sir. तो यहां पर ये जो एमोनिया के लिए तुम लिख रहे हो या हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हो, ये सब क्या है? ये यहां पर कॉन्सेंट्रेशन है। क्यों कॉन्सेंट्रेशन कह रहा हूं? क्योंकि आपने Kc लिखा इधर, देखो ये Kc। लेकिन क्या ये a माइनस एक्स या b माइनस 3x या 2x, ये जो ऊपर तुमने निकाला, क्या ये कॉन्सेंट्रेशन है क्या? No, sir. Mole. क्या मोल्स हैं? तो मोल्स को कॉन्सेंट्रेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? मोल्स को कॉन्सेंट्रेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? मोल्स क्या अपॉन वॉल्यूम। यहां पर भी मोल्स, इसलिए मैंने मोल्स के फॉर्म में क्वेश्चन दिया, अपॉन वॉल्यूम। और यहां पर भी वही सेम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। दिस इज हाउ वी राइट द कॉन्सेंट्रेशन। तो बस इसी चीज को एमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में रखना है। तो एमोनिया की जगह क्या रखोगे? उसका वैल्यू 2x/v। बट देखो उसका तो स्क्वायर था, तो आप भी एक स्क्वायर लिखोगे डिवाइडेड बाई। नाइट्रोजन के जगह नाइट्रोजन का वैल्यू a माइनस x/v। पावर में कुछ नहीं रहेगा क्योंकि नाइट्रोजन का पावर 1 था, इसलिए कुछ नहीं रहेगा। और हाइड्रोजन के लिए कितना लिखोगे? b माइनस 3x/v इतना लिखोगे या और कुछ भी होगा? लिख लो, लिख लो। क्यों? होल क्यों? क्योंकि उसका पावर 3 था। इसीलिए ब्लाइंडली कॉन्सेंट्रेशन मत लिखना, पहले उसका एक्सप्रेशन लिखना। क्योंकि जल्दबाजी में क्या होगा ना, यही जो स्क्वायर या क्यूब ये करना भूल जाओगे। आपको लग रहा है आपको याद रहेगा, लेकिन गलती करने के लिए 1 सेकंड चाहिए, 1 सेकंड भी नहीं चाहिए, उससे भी कम चाहिए। तो इसलिए हमेशा एक्सप्रेशन को लिखकर उसके बाद वैल्यूज को पुट करना, मतलब पहले ये लिखना, ये वाला, ये, उसके बाद उसके जगह अपने उसके वैल्यूज को पुट करना है। जब आप बहुत एक्यूरेट हो जाए कि अब आपको पता है कि हाँ अब गलती मैं नहीं करूंगा, अब आई हैव कंट्रोल ओवर दिस, तब आप डायरेक्टली लिखना। लेकिन इफ यू थिंक कि आपसे गलती हो सकती है, तो मैं बार बार सजेस्ट करूंगा पहले एक्सप्रेशन लिखना, उसके बाद वैल्यूज पुट करना। अदरवाइज देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि आप गलत करोगे। ठीक है, तो इसको तो हम ज्यादा सॉल्व कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये सब यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, लेकिन बेटा हम v को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो v को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
मैंने इधर लिखा है इसको 2x का कुछ स्क्वायर, देखना सही, और मैं इसको अलग से 1/v² लिखूंगा। मैं सिर्फ v को सॉल्व कर रहा हूं और कुछ नहीं। इधर a माइनस एक्स, मैं v नीचे नहीं लिखूंगा, और इधर मैंने लिखा b माइनस 3x का क्यूब। सुनना, अच्छा देखो, a माइनस एक्स के नीचे एक v था, एक 1v था, और b माइनस 3x के नीचे समझिएगा v क्यूब था, क्योंकि होल क्यूब हुआ है तो v क्यूब होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे v⁴ लिख सकता हूं? बताओ तो। यस सर। तो बस अब आप v को सॉल्व कर लो और कुछ नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो इसको 2x का स्क्वायर रहने दो, इसको a माइनस एक्स रहने दो, इसको b माइनस 3x का क्यूब रहने दो। तो देखो ये ऊपर जाके हो जाएगा v²। Of course, we cannot solve this whole equation because we have too many variables, but इतना हमारा आंसर हो सकता है। ठीक, तो एक मैं आपको छोटा सा एक सिंपल सा दे रहा हूं, तो आप कोशिश करिए, इसको लिख लो और कोशिश करिए इसको करने की। ठीक इसी तरीके से, कुछ अलग नहीं करना है, एकदम यही एकदम ऐसा छाप नहीं देना है, मतलब जैसे इसको किया है उसी तरीके से करना है। H2, और इसको याद भी नहीं रखना है, क्योंकि आप कितने इक्वेशंस का याद रखोगे, आपका रिएक्शन चेंज हो जाएगा तो केसी का पूरा वैल्यू ही इधर उधर हो जाएगा। सो यू कैन नॉट रिमेंबर इट, यू कैन रिमेंबर द प्रोसेस कि अच्छा हमने ये किया था, उसके बाद ये किया था, उसके बाद केसी में ये करके हमने निकाला। तो मैं इनिशियली आपको HI का दे रहा हूं, A मोल्स था, और आपका वॉल्यूम जो है वो V था। तो आप इसके लिए भी KC का एक्सप्रेशन निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है। इनिशियली ये 0 था, H2 और I2 दोनों ही 0 थे। तो आपका होमवर्क ये रहा कि आप इसके लिए KC का एक्सप्रेशन निकालेंगे। 2 क्वेश्चन दिए मैंने, ऊपर एक डेल्टा G नॉट निकालने को दिया है, उसको भूल मत जाना, और दूसरा ये वाला, इसके लिए KC का एक्सप्रेशन। मैं खुद भूल जाऊंगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेल्टा G नॉट। ठीक, ठीक है, चल, तो ये दोनों करके आइए, फिर हम नेक्स्ट क्लास इसी के ऊपर और प्रैक्टिस करेंगे, यही चीज के ऊपर विल डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस।